अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे और आप ठीक ठाक होंगे। आज जो हमने लेक्चर स्टार्ट करना है वो रिलेशंस को ही हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो रिलेशंस के हवाले से चल रहा है और इस वीक के अंदर जो रिलेशंस का टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो पिछले लेक्चर के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तो वो मेरे से पूछ सकता है। मैं उसके बाद रिव्यू स्टार्ट करने लगा हूँ 5 मिनट का और उसके बाद फिर हम आगे जो फर्दर टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं उन्हें हम स्टडी करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है पिछले लेक्चर के हवाले से तो वो मेरे से पूछ सकता है। ओके, सो हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो चीज़ हम पढ़ रहे थे दैट इज़ अबाउट रिलेशंस और हमने जो एक चीज़ बुनियादी तौर पे देखी थी कि हमने रिलेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो तीन उसकी हमारे सामने सूरतें हैं रिप्रेजेंट करने की। पहली जो है वो है दैट इज़ सेट, जो दूसरी है दैट इज़ a matrix representation, and the third one is a directed graph, or you can say as a digraph representation. So इसकी एक एग्जांपल ये है कि this is your set A and it has 4 elements और हमने एक रिलेशन डिफाइन किया A to A, यानी कि इट्स अ रिलेशन ऑन सेट इटसेल्फ। तो जो रिलेशन हमने डिफाइन की है अब इसके अंदर टोटल 16 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे और उसमें से इस रिलेशन के अंदर ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि रिलेशन जो होती है वो सबसेट होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सो दिस इज द सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। अब इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है इस रिलेशन का, जस्ट वैसे ही लिखी हुई है यहाँ पर। ओके, एंड दिस शोज द डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन आर। किया क्या है हमने, जिस सेट के ऊपर आपने ये रिलेशन डिफाइन की है उस सेट के तमाम एलिमेंट्स के हमने नोड्स बना लिए, 1 2 3 4, ये 4 नोड हमने बना लिए और फिर हमने इन ऑर्डर्ड पेयर्स को एज एन डायरेक्टेड एज इन नोड्स के ऊपर जो है यहाँ पर रख दिया। तो starting of an edge will be the first element in an ordered pair and ending of the edge will be the second element of the ordered pair. So 1 2 edge is starting from 1 and ending at 2. 1 4 starting at 1 ending at 4. 2 2 starting at 2 and ending at 2. तो इसको हम लूप भी कहते हैं बिकॉज इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके दो डिफरेंट सेट्स हों, जैसे एक ए हो और एक बी हो, इस सिचुएशन में तो यहाँ पर हम जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो ए टू बी कर रहे हैं और जैसे ये रिलेशन लिखी है 1 3 2 4, तो इसके अंदर आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ ही बनेगा, लेकिन उस डायरेक्टेड ग्राफ को हम बाइपर्टाइट ग्राफ कहेंगे। वी आर हम उसको बाइपर्टाइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर दो पार्टीशंस बन रही हैं। पहली पार्टीशन इज फ्रॉम सेट ए एलिमेंट्स एंड द सेकंड पार्टीशन इज फ्रॉम सेट बी एलिमेंट्स, and within a same partition no two nodes will join. uh, the only way the two there is an edge is from partition 1 to partition 2. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ये भी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एंड द थर्ड रिप्रेजेंटेशन इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो इन दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप क्या करते हैं कि इस सेट के एलिमेंट्स उठा के यहाँ पर रख देते हैं रो वाइज एंड कॉलम वाइज। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब ये जो मैट्रिक्स है इट
इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन आर, ये जो हमने अभी ऊपर लिखी है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो दिस इज द फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो के अंदर जो एलिमेंट है दैट इज वन, और उसका हमने ये देखना है कि वन का वन के साथ, वन का टू, थ्री या फोर के साथ ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। So here we can see that वन का टू के साथ और वन का फोर के साथ जो है ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करता है। तो वन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे हम ये वन लगा देंगे, इट मींस ट्रू, दैट इज दिस एंट्री एग्जिस्ट। एंड वन फोर इज वन, यहाँ पे भी वन लगा देंगे, इसका मतलब है कि ये एंट्री भी एग्जिस्ट करती है। और इसी तरह अगर आप टू टू को देखें तो दिस इज नाउ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, और यहाँ पर हमने वन लगा दिया। एंड इफ यू कैन सी टू थ्री, सो टू थ्री के ऊपर वन लगा दिया, और इसी तरह हमने ये सारे वंस यहाँ पर प्लेस कर दिए। जीरोस का मतलब है कि यहाँ पर ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहे। जैसे अगर आप थ्री और वन को देखें तो थ्री वन का ऑर्डर पेयर यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। So these are the three representations which we have learned. उसके अलावा हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा that is types of relations. तो और types of relations के अंदर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने जो स्टडी की थी that is reflexive relation, उसके बाद इररिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव को हमने देख लिया, उसको आज हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद आपके पास आएगी जी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फिर आपके पास इनसे मिल के दो और रिलेशंस बनती हैं जिन्हें इक्वलेंस और पॉजिट्स कहते हैं। इक्वलेंस रिलेशन के अंदर आपके पास एक रिलेशन का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है, जबकि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या पार्शियल ऑर्डर सेट के अंदर आपके पास एक रिलेशन का रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है। इनकी क्या फ़ायदियत है तो वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो जो सिमेट्रिक रिलेशन है उसको स्टडी करेंगे। Okay, then comes the complementary and inverse relation. These are easy to understand. और फिर इसके बाद हम composition of relationship को भी स्टडी करेंगे। So reflexive relation के अंदर what we were studying कि for all A belongings to a particular set S, if A ordered pair belongs to R, for all the elements belonging to a particular set, the A ordered pairs must belongs to R. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट का अपने साथ जो रिलेशनशिप है वो इस अगर किसी रिलेशन के अंदर आएगा तो हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या है? ये R1 आपने जो है वो डिफाइन किया। अब R1 जो है वो इन ऑर्डर्ड पेयर्स पे मुश्तमिल है। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो सेट S है वो चार एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, और जो रिलेशन हम निकाल रहे हैं वो S क्रॉस S से निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर 16 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका हर एलिमेंट का अपने साथ जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ज़रूर रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 1 1 है, 1 का अपने साथ रिलेशनशिप, 2 का भी अपने साथ रिलेशनशिप, 3 और 4 का अपने साथ रिलेशनशिप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज ओके फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R2 के अंदर अगर आप देखें तो आपको 1 1, 2 2, 3 और 4 का अपने साथ जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ आपको नज़र आ रहे हैं। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपका हर एलिमेंट का अपने साथ जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, उसके अलावा अगर कोई एग्जिस्ट करता है सो दैट्स टोटली फाइन। सो इसका मतलब है कि ये भी रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये भी हमारी डेफिनेशन को जो है वो पूरा कर रही है। व्हाट अबाउट दिस R3? R3 के अंदर अगर आप देखें तो आपके 3 ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद है, लेकिन 4 का जो अपने साथ ऑर्डर्ड पेयर है वो नहीं है। सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R4 और R5 को भी अगर आप देखें तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहे। ओके, इसमें अब जो चीज़ हम नेक्स्ट देखने लगे हैं
इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, अब इररिफ्लेक्सिव रिलेशन को अगर आप देखें तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि दैट इज द टोटल ऑपोजिट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू एस, ए must not belongs to a particular relation। तो ये जो है ये इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हो जाती है। अब इसको अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं होना चाहिए इस रिलेशन में जिसके दोनों एलिमेंट सेम हो, जिसका अपने साथ जो है वो ऑर्डर पेयर मौजूद हो। तो R1 और R2 जो है वो इररिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास ये देखें सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स मौजूद हैं जो अपने साथ ताल्लुक बना रहे हैं। इसी तरह अगर मैं R4 को देखूं तो R4 के अंदर आप देख सकते हैं कि ऐसा आपको कोई भी ऑर्डर पेयर नज़र नहीं आ रहा जिसका अपने साथ जो है वो रिलेशन हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। सो वन का टू के साथ है, वन का थ्री के साथ है, लेकिन वन का वन के साथ नहीं है, अपने साथ नहीं। टू का वन फोर के साथ है, लेकिन टू का टू के साथ नहीं। इसी तरह थ्री का वन के साथ है, फोर का थ्री के साथ है, इसमें थ्री थ्री और फोर फोर जो है वो नहीं। तो दिस इज वाई दिस इज इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। Okay, what about this R5? This R5 is neither reflexive and nor irreflexive। ये दोनों कैटेगरीज के अंदर लाई नहीं करती। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसके अंदर ये जो वन वन है इसकी वजह से ये इररिफ्लेक्सिव नहीं रही। इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है कि उसमें इस तरह के ऑर्डर पेयर्स नहीं होने चाहिए। और जो ये इसके अंदर ये रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो बाकी आपके पास ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए, जैसे टू टू थ्री थ्री और फोर फोर है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका अपने साथ ताल्लुक है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो ऐसी तमाम की तमाम रिलेशन जो हैं वो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट इररिफ्लेक्सिव होंगी। अब यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि हाउ वी कैन मेक इट्स मैट्रिक्स एंड डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। Okay, so let us see this relation R1. It consists of these ordered pairs. तो इसकी अगर मैं यहाँ पर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, so that will be M of R1. यहाँ पर मैं एलिमेंट भी लिख देता हूँ, 1 2 3 4। अब इन ऑर्डर पेयर्स को अगर आप देखें तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि 1 1 विल बी हियर, 2 2 will be on the second row second column, 3 3 will be on third row third column, and similarly fourth row fourth column. So this thing is known as the diagonal of a matrix. It is a square matrix and this thing is a diagonal of a matrix. तो अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपके पास हो और आपने पहचानना हो कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं, तो आप उसका डायगोनल देखें। अगर डायगोनल के अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज वन है तो इट मीन्स दैट दिस रिलेशनशिप इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर यहाँ पर कोई एक भी मिस हो जाता तो ये रिफ्लेक्सिव ना होती। फिर उसकी वजह ये थी कि अगर लेट से यहाँ पर जीरो होता इस जगह पे टू टू पे, तो ये टू टू यहाँ से निकल जाता और टू का जो अपने साथ एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो खत्म हो जाता। तो अब इस रिलेशन को अगर मैं प्लॉट करूं तो बाकी सारे जो हैं वो जीरो हो जाएंगे। लाइक दिस। इसी तरह
हम एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, दैट इज R2। अब R2 के अंदर आपके पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हैं। लेट्स सी। ओके, सो इसको जब हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट m ऑफ R2, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1 1 जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ओके, लेट मी मार्क द एलिमेंट्स एज वेल। तो 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 2 3 3 और 4 4, यानी कि डायगोनल एंट्री सारी की सारी आपके पास यहाँ पर आ गई। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर और एंट्रीज भी आपको नजर आ रही है, दैट इज 1 2 एंड 2 1। सो 1 2 इज हियर एंड 2 1 इज हियर, और उसके अलावा जो है वो बाकी सारे आपके पास जीरोस हैं। तो अब हम इसको अगर देखना चाहें कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सो यू जस्ट हैव टू सी दिस डायगोनल। इस डायगोनल को अगर आप देखें तो यहाँ पर सारे के सारे आपके पास 1 नजर आ रहे हैं। सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज वेल। अब अगर हम इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डायग्राफ यहाँ पर बनाना चाहें तो लेट्स सी दैट डायग्राफ जो है वो किस तरह बनेगा। आपको यहाँ पर 4 नोड्स लेने पड़ेंगे, दैट इज 1 2 3 4, और हम इस वक्त ये R1 के लिए बना रहे हैं। ओके, लेट्स सी। R1 के अंदर ये मैं आपको दिखाता चलो, ये वाले एंट्रीज इस वक्त मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग जो है वो इस ऑर्डर पेयर, जो पहला ऑर्डर पेयर स्टार्टिंग 1 से करेंगे, एंडिंग जो है वो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर पे करेंगे। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास चारों लूप्स आ जाएंगे। 1 1 2 2, 3 से स्टार्ट हुआ 3 पे ख़त्म, 4 से स्टार्ट हुआ 4 पे ख़त्म। तो अगर इस चीज़ को आप देखें, सो दिस इज़ योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कैसे पता चल रहा है, इसके अंदर बाकी सारे एज हों या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास हर नोड के ऊपर एक लूप एज ज़रूर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और चारों एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो लूप एग्जिस्ट कर रही है, शोइंग दैट 1 and 1 2 and 2 ordered pairs are present in this relation। इसी तरह अगर हम R2 को यहाँ पर ड्रॉ करें, तो R2 यहाँ पर आपके सामने ये ऊपर नजर आ रही है। सो R2 के अंदर आपके पास ये तमाम की तमाम लूप्स मौजूद होंगी, प्लस ये कि इसके अलावा आपके पास ये 1 2, यानी कि 1 से 2 और 2 से 1 का जो एज है वो आपके सामने मौजूद होगा। ठीक है, तो ये अगर आपको ग्राफ गिवन हो या मैट्रिक्स गिवन हो तो आप इजीली उससे ये पहचान सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू अ सेट कि ये रिफ्लेक्सिव है या रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आ जाते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरफ। तो जब हम इररिफ्लेक्सिव रिलेशन को देखेंगे तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन देखने के लिए हम मैट्रिक्स में क्या चीज़ देखेंगे या डायग्राफ के अंदर क्या चीज़ देखेंगे? एनीवन? सर वो डायगोनल नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि डायगोनल एंट्रीज उसके अंदर बिल्कुल नहीं होंगी, ऐसी कह रहे नहीं। हैं? यस सर। यस, डायगोनल विल बी जीरोस। मस्ट है कि इररिफ्लेक्सिव के अंदर डायगोनल एंट्री जीरो होंगी। तो हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए हमें कॉन्सेप्ट दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पर हम R4 को प्लॉट करते हैं।
ओके, नाउ दिस इज योर R4। अब इस R4 की अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखें कि 1 2 एंट्री मौजूद है, 1 3 एंट्री मौजूद है, 2 1 एंट्री इज हेयर, 2 4 एंट्री इज हेयर, 3 1 एंड 4 3 एंट्रीज है। बाकी सारे आपके पास जो है वो जीरो है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर आप इस डायगोनल को देखें तो इस डायगोनल के अंदर आपको कोई भी एक एंट्री ऐसी नज़र नहीं आएगी विच इज़ 1। सो दिस सिग्निफाइज दैट कि यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका अपने साथ रिलेशनशिप हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4। सो दिस क्वालिफाइज फॉर ए इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि अगर ऑल वंस होंगे तो रिफ्लेक्सिव होगी, ऑल जीरोस होंगे डायगोनल में तो इररिफ्लेक्सिव होगी। एंड इसका अगर हम डायग्राफ बनाएं तो डायग्राफ विल बी लाइक दिस। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको हर तरह का यहाँ पर रिलेशनशिप बनेगा। 1 से 2 का एच भी मिलेगा, 1 से 3 का एच भी मिलेगा आपको, 2 से 1 का भी मिलेगा, 2 से 4 का मिलेगा आपको, 3 से 1, 4 से 3। ये आपको सारे के सारे मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी लूप नहीं मिलेगी, नॉट इवन अ सिंगल लूप ऑन एनी vertex. So this shows that this graph of R4 is irreflexive, that representation of it. Uh, uh, this diagraph is the representation of irreflexive relation. अब यहाँ पर एक फाइनल हम देख लेते हैं और ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। R5, so R5 is 1 1 2 2 2 3 4 3। और इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म इसकी बनाएंगे दिस इज M of R5। यहाँ पर आप देखें 1 1 की एंट्री मौजूद है, 2 2 मौजूद है, 2 3 मौजूद है और 4 3 मौजूद है। इसके अलावा आपके पास बाकी तमाम की तमाम जो एंट्रीज हैं दोज आर जीरोस। अब इसको अगर इसके हम डायगोनल को देखें तो इस डायगोनल में आपको मिक्स वैल्यूज नजर आ रही हैं, आपको वंस भी नजर आ रहे हैं और जीरोस भी नजर आ रहे हैं। सो व्हाट दिस सिग्निफाइज, दिस सिग्निफाइज के ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये इररिफ्लेक्सिव है। और इसका जब हम डायग्राफ बनाएंगे तो आपको उसके अंदर कुछ नोड्स के ऊपर लूप्स नज़र आएंगी और बाकी नोड्स के ऊपर आपको लूप्स नज़र नहीं आएंगी। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 1 के ऊपर लूप है, 1 के ऊपर लूप है, 2 के ऊपर लूप है, उसके अलावा लूप्स नहीं है। और फिर 2 3 का आपके पास एक एज है और 4 3 का एक एज है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ R5। सो यहाँ पर अब आप देखें कि ये दोनों प्रॉपर जो रिलेशन की डेफिनेशन है उस पर क्वालिफाई नहीं कर रहे। सो अब ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट इररिफ्लेक्सिव। तो ये यहाँ तक अगर कोई बात है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इस हवाले से। एनीवन? तो आई गेस कि आपको ये क्लियर हो गया। ओके, वी आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड। नाउ वी आर स्टडिंग our third kind of relation, that is symmetric relation.
जो सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन है, दैट इज a relation on set S is called symmetric if BA ordered pair belongs to R whenever AB belongs to R. For all A and B is belonging to set S. अब ये जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, इसके साथ ही मैं आपको एक और डेफिनेशन भी यहाँ पर क्लियर कर दूँ ताकि हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेके चल सकें. This is symmetric and then comes anti-symmetric. So anti-symmetric की जो definition है, that is a relation R on set S such that for all AB elements belonging to set S, if AB belongs to relation R, if this order pair belongs to R and BA also belongs to R, then it is only possible कि अगर A और B जो है वो सेम होंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं. सो एक दफ़ा इनको फिर पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं. A relation on set S is called symmetric if BA belongs to R whenever AB belongs to R. So कह ये रहा है कि आपके पास अगर BA फॉर्म का ऑर्डर पेयर मौजूद है तो हम अगर इनकी पोजीशंस चेंज कर दें A और B की, तो ये वाला ऑर्डर पेयर भी उसी रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए और तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ इस तरह होना चाहिए. तो तब आपकी जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगी. एंटी सिमेट्रिक ये कह रही है कि अगर आपका ए बी भी मौजूद है और बी ए भी मौजूद है, ये दोनों मौजूद हैं, तो ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब दोनों सेम हैं, दोनों एलिमेंट सेम है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है. और एक बात मैं आपको बता दूं, सिमेट्रिक का ऑपोजिट एंटी सिमेट्रिक नहीं होता, बल्कि यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन का जो ऑपोजिट है वो एक तीसरी टाइप की रिलेशनशिप है जिसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक. तो एसिमेट्रिक रिलेशन क्या कहती है? फॉर ऑल AB belongs to set S, if AB belongs to R, then BA must not belongs to R. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन कि अगर ए बी जो है वो आर को बिलोंग कर रही है तो बी ए जो है वो आर को बिलोंग नहीं करनी चाहिए. ये बिल्कुल ऑपोजिट डेफिनेशन है आपकी सिमेट्रिक रिलेशन की. वो ये कह रहा है कि अगर बी ए बिलोंग करती है तो ए बी भी बिलोंग करनी चाहिए. एसिमेट्रिक ये कह रही है कि ए बी अगर बिलोंग करती है तो बी ए बिलोंग नहीं करनी चाहिए, वाइस वर्सा अगर बी ए बिलोंग करती है तो ए बी बिलोंग नहीं करनी चाहिए. अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो इन तीनों चीज़ों का क्या है. ओके, वैसे अगर आप इसको देखें तो
ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, हम चूंकि अब लॉजिक पढ़ चुके हैं तो इनको हम जल्दी से जो आपकी प्रेडिकेट फॉर्म है उसके अंदर भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो सिमेट्रिक के लिए you can write for all A's and for all B's AB belongs to R implies BA belongs to R। यही हमने इसको जो उधर इंग्लिश में लिखा था हमने प्लेन इंग्लिश के अंदर, उसको हमने एक प्रॉपर लॉजिकल फॉर्म के अंदर लिख लिया। फॉर ऑल द एलिमेंट्स ए बी बिलोंगिंग टू सेट एस, अगर ए बी जो है वो आर को बिलोंग करता है तो बी ए बी आर को बिलोंग करेगा। सिमेट्रिक डेफिनेशन होगी। एसिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन होगी? For all A, for all B, AB belongs to R implies BA does not belongs to R। तो ये बिल्कुल इसकी ऑपोजिट डेफिनेशन होगी। इसमें डिमांड कर रहा है कि ये इस तरह का अगर ऑर्डर पेयर होगा तो दिस वन शुड बी देयर, और अगर इसमें ये कह रहा है कि अगर इस तरह का ऑर्डर पेयर होगा तो दिस वन शुड नॉट बी देयर। एंड व्हाट अबाउट एंटी सिमेट्रिक? एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है कि फॉर ऑल ए, फॉर ऑल बीज, AB belongs to R and BA belongs to R। तो ये तभी मुमकिन है जब A और B जो है ये एक ही एलिमेंट होगा, ये डिफरेंट एलिमेंट नहीं होगा। अब चूंकि ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म भी इसकी आ गई है, नाउ वी विल वेरीफाई दीज मैथमेटिकल फॉर्म एज वेल। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। No, sir. Okay, so now I am writing some relations here. So we are defining it on set S consisting of 4 elements, and these are the relations R1, ओके व्हाट अबाउट R1? अगर हम R1 को यहाँ पर देखें तो R1 को यहाँ पर जब हम प्लॉट करेंगे तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास क्या बनेगी जी? M of R1 let's plot this 1 1 1 3 2 4 3 1 4 2। ओके सो अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि डेफिनेशन हम देखते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये कह रहा है कि अगर ए बी है तो बी ए बी उधर वहाँ पर होना चाहिए। सो लेट्स सी, हम पहले तो
इस सेट रिप्रेजेंटेशन से इसको वेरीफाई करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1 1 है, तो 1 1 को अगर आप स्वैप करेंगे तो वो भी तो 1 1 ही बनेगा, राइट? तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि अगर 1 1 है तो क्या एक और ऑर्डर्ड पेयर 1 1 का यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि इफ समथिंग लाइक दिस, कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इफ 1 1 इज हियर इन दिस रिलेशन, तो दोबारा इसके अंदर 1 1 होना चाहिए, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तो 1 1 मौजूद है, तो दोबारा 1 1 इसके अंदर मुझे लिखने की जरूरत है? कैन एनीवन आंसर? अगर एक दफा मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया है तो नो सर। इस डेफिनेशन को पूरा करने के लिए मुझे ये दोबारा नहीं लिखना है। उसकी वजह यह है कि सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही दफा लिख सकते हैं, तो अगर आपने रिपीटेडली 1 1 को दोबारा लिख भी दिया है इसको फुलफिल करने के लिए, तो यहाँ पर उसको आपको एक ही दफा लिखना पड़ेगा, एक से ज्यादा दफा आप इसको नहीं लिख सकते। ये सिर्फ एक्सेप्शन जो है ये उन एलिमेंट्स के लिए है जो जिनका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम होता है। ओके, सो 1 1, तो मैं कहूँ कि दोबारा 1 1 जो है वो मौजूद है, तो आप कहेंगे यस मौजूद है, लेकिन वो इस यहीं पे लिखा हुआ है। ओके, व्हाट अबाउट 1 3? अगर आप 1 3 को देखें तो यहाँ पर 3 1 मौजूद है, ये ओके हो गया। और अगर मैं पहले 3 1 को देख लेता तो डेफिनेटली उसका ऑपोजिट क्या बनता? 1 3। ठीक है, अगर आप पहले 1 3 को देखेंगे तो उसका जो उलट बनेगा, ए बी का बी ए, वो 3 1 बनेगा। लेकिन अगर फॉर सम रीजन 3 1 पहले लिखा होता, 1 3 बाद में लिखा होता, जो कि सेट्स के अंदर आप कर सकते हैं, तो फिर 3 1 अगर मौजूद है तो 1 3 मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेयर ओके हो गया। अब हम 2 4 को देखते हैं, तो 2 4 अगर मौजूद है तो 4 2 भी मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास ऐसे तमाम की तमाम पेयर जिसके अंदर ए बी मौजूद है, तो साथ ही इसी रिलेशन के अंदर बी ए बी आपके पास मौजूद है। तो क्या हम ये कह सकते हैं नाउ दिस इज सिमेट्रिक, क्योंकि ये डेफिनेशन पे पूरा उतरी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। और सिमेट्रिक रिलेशन में अगर आप यहाँ पर मैट्रिक्स की फॉर्म देखें, सो मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर इफ दिस इज योर डायगोनल, मेन डायगोनल, तो इस मेन डायगोनल के ऊपर कुछ एलिमेंट्स होते हैं विच आर दीज, और नीचे कुछ एलिमेंट होते हैं विच आर दीज। और बाय द वे टेक्निकल टर्म्स में हम ये जो डायगोनल की ऊपर एंट्रीज होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर, और ये जो नीचे होती है इसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। तो अगर आप इस अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एंट्री सेम नजर आनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 2 को देखूं तो 1 2 पे ये एंट्री है, तो इसकी जो ऑपोजिट एंट्री बनेगी वो 2 1 है, वहां पर भी 0 है, यानी कि 1 2 एंट्री मौजूद नहीं है तो 2 1 एंट्री भी मौजूद नहीं है। ओके, लेट्स सी दिस। इस एंट्री के बारे में क्या ख्याल है? दिस इज 1 3 एंट्री। तो अगर 1 3 एंट्री मौजूद है तो इसकी 3 1 एंट्री भी यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि 1 3 एंट्री को अगर मैं 3 1 एंट्री के ऊपर देखना चाहूं तो ये कौन सा ऑपरेशन होता है मैट्रिक्स का? what is this operation on matrix? Anyone? जी जिब्रान, आप बताएं। अच्छा, ये होता है जी आपके पास ट्रांसपोज ऑपरेशन। ट्रांसपोज ऑपरेशन क्या करता है? ये देखिए 1 3 लिखा हुआ था ना, तो ये रो को कॉलम और कॉलम को रो की जगह पे लिखेगा। तो अब 1 जो है ये रो नंबर था, कॉलम नंबर हो जाएगा, और 3 जो है ये रो कॉलम नंबर था तो ये रो नंबर हो जाएगा। तो 1 3 की जगह पे 3 1। तो अगर आप इस एलिमेंट को देखें तो यहाँ पर 1 था तो यहाँ पे भी 1 है, यानी कि ये मौजूद है। इसी तरह आपने सबको चेक करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा काम कर लेते हैं, हम MR1 का यहाँ पर ट्रांसपोज लेके देखते हैं। MR1 ट्रांसपोज, अगर मैं इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स का यहाँ पर ट्रांसपोज लूँ तो आई विल गेट द सेम मैट्रिक्स।
कैसे? आप उसका ट्रांसपोज ले, रो को कॉलम की जगह पे लिखे, कॉलम को रो की जगह पे लिखें। तो लेट्स सी दैट। फर्स्ट कॉलम आई एम राइटिंग हियर, सेकंड, थर्ड, दिस इज द फोर्थ। और इसको अगर आप देखें तो दिस इज द 100% सेम मैट्रिक्स एज द अबव। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स योर MR1 मस्ट बी इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये बात दुरुस्त है, इसका ट्रांसपोज उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स के सेम हो गया है, तो हम कहेंगे कि दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। ओके, अब हम जो है वो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रिलेशन की तरफ, विच इज आवर एंटी सिमेट्रिक। ओके, ज़रा जल्दी से इस रिलेशन के बारे में मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज R2, 1 1 2 2 3 3 4 4। आपका क्या ख्याल है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है? है सर। अच्छा, क्यों सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है? यस, क्योंकि इसके डायगोनल के अंदर 1 होंगे और डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 होंगे। जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वही वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है। और अब इसका जब आप डायग्राफ बनाएंगे, अच्छा एक चीज़ जो पिछली ये रिलेशन के हवाले से यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसका हम एक डायग्राफ भी बनाते हैं इस रिलेशन का। ठीक है, सो लेट्स सी दैट। तो इसका जो डायग्राफ बनेगा उसके अंदर हमारे पास 4 नोड्स होंगे, 1 2 3 4। और इसको अगर आप बनाना चाहें यहाँ पर तो 1 1 1 3 2 4 3 1 4 2। अब ये आपके पास इस R1 का ग्राफ है। तो मैट्रिक्स को देख के तो आपको पता चल गया कि उसका ट्रांसपोज जो है अगर सेम आ जाए तो वो सिमेट्रिक है। ग्राफ को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं? आपने ये ऑब्जर्व करना है कि लूप तो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो 1 1 से अगर लूप मौजूद है तो 1 1 पे लूप अगेन 2 दफा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो लूप्स चाहे हो या लूप्स ना हो, इससे सिमेट्रिक रिलेशन पे फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता लूप के अलावा जो एज है, यहाँ पर देखें अगर 1 3 का एज मौजूद है तो एक रिवर्स एज 3 1 का भी मौजूद होना चाहिए। अगर 2 4 पे एक एज मौजूद है तो 4 2 का भी एक एज मौजूद होना चाहिए। और अगर 1 से 2 का एज मौजूद नहीं है तो फिर 2 से 1 का एज भी मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वालिफाई कर रही है इस चीज़ के ऊपर तो दिस इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। तो अब हम आते हैं जी अपनी इस रिलेशन की तरफ, विच इज़ R2। और R2 को हम यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। सो R2 को अगर मैं यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ जल्दी से, तो लेट्स सी दैट एज वेल। 1 2 3 4। और इसके अंदर आपके पास सारी की सारी लूप्स आ जाएंगे, दिस वन। तो दिस इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसलिए है बिकॉज इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर मौजूद हैं तो इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। 1 1 लिख दिया तो दोबारा 1 1 यहाँ पर है लेकिन वो मर्ज हो गए, एक के अंदर ही मर्ज हो गए। 2 2 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, वो 2 2 में ही जो दूसरी दफा आपने लिखा था वो मर्ज हो गया। तो दिस इज अ स्पेशल कंडीशन जिसके अंदर आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नजर आ रही है। ओके, लेट्स सी R3 रिलेशन।
अब इस R3 को अगर आप देखें तो इसकी अगर मैं यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊं, so what you can see here, you can see that one edge is here, 2 2, 3 3, 4 4, 4 3 edges here, ठीक। बाकी सारे इसमें 0 है। ओके, तो अब मैंने ये देखना है कि दिस इज सिमेट्रिक और नॉट। सो इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे, वैसे आप इसका ट्रांसपोज लिए वो सेम नहीं आएगा। इसका जब आप इधर लिखेंगे MR3 ट्रांसपोज विल नॉट बी इक्वल टू MR3 ओरिजिनल मैट्रिक्स, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। ये ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि अगर आप इस डायगोनल के अगेंस्ट इस लोअर ट्रायंगुलर में देखें तो बाकी तमाम एंट्रीज तो मैच कर रही हैं। जैसे ये 1 2 पे एज नहीं है तो 2 1 पे भी नहीं है, 3 1 पे नहीं है तो 1 3 पे भी नहीं है। लेकिन ये एक स्पेशल जगह है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 4 की एंट्री मौजूद नहीं है। 3 4 एंट्री इज नॉट हियर, लेकिन उसके अगेंस्ट 4 3 की एंट्री यहाँ पर मौजूद है। तो एग्जैक्टली जो ट्रांसपोज्ड पोजीशन है, वहाँ पर एक जगह 1 हो और एक जगह 0 हो और किसी एक जगह पे भी ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये डेफिनेटली आपके पास जो है वो एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये जो कंडीशन है, अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक है, और अगर उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल ना आए तो ये एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और अब इसका अगर हम यहाँ पर ग्राफ बना लें तो उस ग्राफ से भी हमें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स R3। तो यहाँ पर 1 1 इज प्रेजेंट, 2 2 इज प्रेजेंट, 3 3 के ऊपर है, 4 4 के ऊपर है। बट यू नाउ यू कैन सी दैट 4 से 3 पे एज तो जा रहा है, लेकिन 3 से 4 पे वापस नहीं आ रहा। या तो आप 4 से 3 पे भी ना लेके जाएं, ये भी ख़त्म कर दें, या अगर ये एज जा रहा है 4 से 3 पे तो उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए फिर 3 से 4 पे भी आपको एज लेके जाना पड़ेगा। तो यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज एन एज मिसिंग, अ रिवर्स डायरेक्शन एज इज मिसिंग। So this is why this is uh, not a symmetric matrix. This is asymmetric matrix relation. Okay, so I think ये बात आपको जो है वो क्लियर हो गई है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के हवाले से। अब हम यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक को देखते हैं। एंटी सिमेट्रिक जरा थोड़ी सी इनसे हटके है। लेट्स सी दैट। So let me write down a relation here. Okay. So here is the R4 relation.
ओके, सो हम ये देखना चाहते हैं कि दिस इज द रिलेशन और ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं। मैं आपको याद दिला दूं कि जो एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अगर आपके पास ए बी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो मौजूद है रिलेशन में और बी ए भी मौजूद है, यानी कि अगर ए बी और बी ए मौजूद हैं तो ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब ए और बी दोनों सेम हो, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ पर लेट से 1 2 होता, ए 1 होता और बी 2 होता, तो यहाँ पर 2 1 जो है वो इसमें शामिल ना होता। उसकी वजह यह है कि ए और बी का सेम होना ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पर ए और बी सेम होते, जैसे 1 1 होता, तो फिर यहाँ पर भी 1 1 हो जाता और ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती कि दिस इज 1 1। सो लेट्स सी, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब इस तो अगर आप देखें 1 3 यहाँ पर मौजूद है। अब एंटी सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ पर 3 1 जो है वो मौजूद नहीं होना चाहिए। और मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। 3 1 यहाँ पर मौजूद नहीं होना चाहिए और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पे भी इस वक्त 3 1 जो है वो नहीं लिखा हुआ। वेल दैट इज फाइन। 2 4 अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपके पास 4 2 जो है वो नहीं लिखा हुआ होना चाहिए और यहाँ पर आपके पास आपको कहीं नजर भी नहीं आ रहा। ओके, 3 2 तो 2 3 नहीं होना चाहिए, ये भी ओके हो गया। 4 3 तो 3 4 नहीं होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो ओके। नाउ व्हाट अबाउट दीज? तो इसके बारे में तो एंटी सिमेट्रिक कह रही थी कि अगर आपके पास 1 1 है तो इसको इस तरह समझ लें कि अगर आपके पास 1 1 मौजूद है तो आपके पास दोबारा 1 1 मौजूद होना चाहिए। और चूंकि हम ये 2 दफ़ा नहीं लिखते, एक ही दफ़ा लिखते हैं, तो ये इसका मतलब है कि ये एक्सेप्शंस एंटी सिमेट्री के अंदर आ सकती हैं। 1 1 3 3 2 2 4 4 इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि जो जिसके अंदर दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे वो भी शामिल होंगी और जिसके अंदर दोनों एलिमेंट सेम नहीं होंगे तो उसकी जो रिवर्स है, रिवर्स ऑर्डर पेयर, वो उसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये अब क्वालिफाई करती है एंटी सिमेट्रिक को। तो इसका एक ग्राफ भी बना लेते हैं ताकि इसकी मजीद क्लैरिटी हो जाए। तो लेट्स मेक इट क्विकली। तो यहाँ पर 1 1 आप देख सकते हैं मौजूद है, 1 3 is there, 2 4 is there, 3 3 3 2 4 3। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो एंटी सिमेट्रिक है इसमें डायगोनल एंट्रीज चाहे मौजूद हो चाहे ना मौजूद हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मौजूद हैं तब भी वो डेफिनेशन पे पूरा उतरी है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपर और लोअर ट्रायंगुलर के अंदर आपके पास अगर तो कोई एंट्री नहीं है तो वेल एंड गुड, जैसे ये 0 है 1 2 तो 2 1, दैट्स फाइन, टोटली फाइन। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास कोई एंट्री मौजूद है, जैसे 1 3 मौजूद है, तो फिर वो 3 1 के ऊपर वो एंट्री नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 3 ऑर्डर पेयर इज हियर, इट सिग्निफाइज दैट 3 1 शुड नॉट बी देयर। हाँ, दोनों जीरोज हो सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है दोनों ही मौजूद नहीं है, 1 2 और 2 1 दोनों ही मौजूद नहीं है यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी एक जगह पे 1 आ गया तो फिर दूसरी जगह पे 1 नहीं आएगा, जैसे 1 3 पे आ गया है तो 3 1 के ऊपर, इफ यू कैन सी दिस, दीज लोकेशंस 1 3 पे है तो 3 1 के ऊपर फिर आपका 0 होना चाहिए, या अगर ये 3 1 पे 1 होता तो 1 3 के ऊपर आपका ये 0 होना चाहिए था। तो इसका क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, डायगोनल को आपने इग्नोर कर देना है। डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, 0 0 वाली एंट्रीज को आपने इग्नोर कर देना है, दोनों जगह पे जीरोज है। सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर किसी एक जगह पे 1 है तो उसकी क्या ट्रांसपोज्ड पोजीशन पे भी 1 है या नहीं। अगर किसी एक जगह पे भी 1 हो गया तो वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगी। अगर जो है वो इस 1 है और दूसरी जगह पे 0 है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो फिर ये एंटीसिमेट्रिक को क्वालिफाई करेगी। सो नाउ दिस इज एंटीसिमेट्रिक। और एंटीसिमेट्रिक का ग्राफ जो है ये फिर हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे
तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली जो चीज़ें स्टडी की कि हमने रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इनको देखा है हमने। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपनी जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है इनको हम ख़त्म कर लेंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे। सो यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा और इसके अंदर मज़ीद कुछ जो है इसके सॉल्यूशंस वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, देयरफॉर यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। So you have a question, so you can ask. Okay, I guess there is no question. So thank you very much for attending the lecture, and I hope that you will do the assignments and all the practice tasks. Therefore, you can understand the next lecture better. Thank you very much for joining the session.